इमेजिन करो अगर एक ही मोमेंट पे 5500 न्यूक्लियर बॉम्ब्स दुनिया के अलग अलग कोने पे डेटोनेट कर दिए जाएं। सिर्फ एक सिटी नहीं, सिर्फ एक कंट्री भी नहीं, पूरी सिविलाइजेशन एक साथ हिट हो जाए। सबसे डरावनी बात यह है कि ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। आज के टाइम पर ये टेक्नोलॉजी या फिर कह लो ये दुनिया को खत्म कर देने वाला हथियार सच में एग्जिस्ट करता है। जब 2026 में ईरान वॉर जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जहां वो एक दूसरे देशों पर मिसाइल्स ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक गलती, एक गवर्नमेंट या फिर एक डिसीजन ह्यूमन हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर ले सकता है। लेकिन क्या होगा अगर ये सब कुछ कोई इंसान नहीं बल्कि एक ऑटोमेटिक सिस्टम ट्रिगर करे, और अगर एक ही बार में रशिया जैसा देश अपने 5500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स लॉन्च कर दे। 5000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स, वो भी एक साथ। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि एक ऐसी पावर है जो पूरी दुनिया के हर एक कोने में पहुंच सकती है। लेकिन इस डिस्ट्रक्शन को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मॉडर्न न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक्चुअली कितने पावरफुल हैं। ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन एक बॉम्ब से हुआ था। उसका नाम था जार बॉम्बा, जिसकी एक्सप्लोसिव यील्ड थी लगभग 50 मेगाटन। हिरोशिमा बॉम्ब से 3300 गुना ज्यादा। 1961 में कोल्ड वॉर अपने पीक पर था, जब सोवियत यूनियन ने डिसाइड किया कि वो दुनिया को एक मैसेज देंगे, पावर का मैसेज। जार बॉम्बा एक ऐसा थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब था जिसका ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी शॉकवेव ने अर्थ को 3 बार सर्कल किया। उसकी फायरबॉल लगभग 8 किलोमीटर वाइड और 70 किलोमीटर टॉल थी। शॉकवेव की वजह से 900 किलोमीटर दूर तक के घरों की खिड़कियां टूट गई थी। ग्राउंड जीरो पर टेम्परेचर लगभग 300 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक मेजर किया गया, जो सन के कोर के टेम्परेचर से 20 गुना ज्यादा है। लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा ये बॉम्ब है, रियल वॉर में एक्चुअली ये उतना ही ज्यादा यूजलेस है। क्योंकि वॉर सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती बल्कि टेक्निक से जीती जाती है। जार बॉम्बा का वेट करीब 27,000 किलोग्राम यानी कि 27 टन है। इसको कैरी करना आज के किसी भी मॉडर्न मिसाइल के बस की बात ही नहीं है। टेस्टिंग के टाइम पर भी सिर्फ इसको ड्रॉप करने के लिए एक स्पेशली मॉडिफाइड बॉम्बर का यूज किया गया था। इस बॉम्ब के ऊपर पैराशूट लगाया गया ताकि प्लेन और पायलट को एफिशिएंट टाइम मिल सके ब्लास्ट से बचने के लिए। मतलब ये एक स्लो, प्रेडिक्टेबल और वल्नरेबल वेपन था। इसे आज का कोई भी देश अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट कर सकता है। मॉडर्न वॉरफेयर में ऐसे जॉइंट बॉम्ब्स का कोई यूज नहीं है, क्योंकि आज के टाइम का गोल बिल्कुल सिंपल है, मैक्सिमम डैमेज विद मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब आते हैं मॉडर्न न्यूक्लियर बॉम्ब्स पर, जो छोटे हैं बट कंपैरेटिवली ज्यादा डेंजरस हैं। मॉडर्न थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड साइज में भले ही छोटे हैं, लेकिन प्रिसिशन में डेडली। एक टिपिकल मॉडर्न न्यूक्लियर वॉरहेड हिरोशिमा बॉम्ब से 10 से 100 गुना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। लेकिन असली गेम चेंजर है MIRV टेक्नोलॉजी। MIRV का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। सिंपल लैंग्वेज में एक ही मिसाइल मल्टीपल बॉम्ब्स ले जा सकती है। मतलब एक लॉन्च और 10 अलग अलग टारगेट्स। एक मिसाइल स्काई में जाती है, फिर स्पेस में स्प्लिट होती है और फिर अलग अलग डायरेक्शन में वॉरहेड्स ड्रॉप करती है। यानी कि सिर्फ एक ही मिसाइल काफी है 10 अलग अलग शहरों को तबाह करने के लिए। इन मॉडर्न न्यूक्लियर बॉम्ब्स की क्या पावर है और ये कैसे डिलीवर होते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। लेकिन अब जो आगे आप सुनने वाले हो, ये और भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स कोई इंसान नहीं बल्कि एक सिस्टम लॉन्च करेगा। कोल्ड वॉर के दौरान एक डर सभी देशों को परेशान कर रहा था कि या तो तुम पहले अटैक करो या फिर तुम खत्म हो जाओ। लेकिन रशिया एक स्टेप और आगे चला गया। उन्होंने सोचा कि अगर हम पे अटैक हो जाए और हम रिस्पॉन्ड करने के लिए कभी जिंदा ही ना बच पाए तो क्या होगा। यहाँ से जन्म हुआ एक डेडली सिस्टम का, जिसका नाम था द रशियन डेड हैंड सिस्टम। ये सिस्टम एक ऑटोमेटिक रिटेलिएशन मैकेनिज्म है। मतलब अगर लीडरशिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए तब भी रिवेंज गारंटीड है, बदला लेकर ही रहेंगे। अब जरा इसे स्टेप बाय स्टेप समझो। सिस्टम कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है सेस्मिक एक्टिविटी यानी कि ब्लास्ट डिटेक्शन, रेडिएशन लेवल्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस। अगर ये सब सिस्टम को एबनॉर्मल लगता है तो वो चेक करता है कि क्या कम्युनिकेशन लाइंस अलाइव है। अगर कम्युनिकेशन डेड है मतलब कमांड चेन डिस्ट्रॉय हो चुकी है। फिर सिस्टम एक कमांड मिसाइल लॉन्च करता है, लेकिन ये मिसाइल कोई बॉम्ब कैरी नहीं करती, ये सिग्नल ले जाती है। ये मिसाइल आसमान में जाकर रेडियो सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट करती है, जो रशिया के सारे न्यूक्लियर सिलोस, सबमरीन्स और बेसिस को एक्टिवेट कर देती है। मतलब एक बार अगर सिस्टम लॉन्च हो गया तो इसको रोकना इम्पॉसिबल है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, इस सिस्टम की जो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं वो क्लासिफाइड है। हम सिर्फ पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड अंडरस्टैंडिंग्स कर रहे हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, ये सिस्टम बना ही इसलिए है ताकि अगर रशिया खत्म हो जाए तो दुनिया भी ना बच पाए। ये कॉन्सेप्ट है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन यानी कि मैड। मतलब अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम भी नहीं बचोगे। अब सोचो अगर ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाए और एक के बाद एक करके मिसाइल्स लॉन्च होने लगे, यानी ऑटोमेटेड 5500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट टारगेट्स पर
तब हमारी दुनिया का क्या होगा? अब सवाल ये नहीं है कि ये कितना पावरफुल है, सवाल ये है कि अगर ये एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा? कितनी देर में दुनिया का नक्शा बदल जाएगा? कौन बचेगा और कौन नहीं? तो चलो इसे स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंस करते हैं। सबसे पहले 0 to 5 मिनट्स में डेड हैंड सिस्टम एक्टिवेट होता है। कमांड मिसाइल लॉन्च होती है, सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट होने लगते हैं, जिसके बाद रशिया के न्यूक्लियर सिलोस, सबमरीन्स और हिडन बेसिस सब एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। एक साथ हजारों मिसाइल लॉन्च हो चुकी है। यूएसए, नेटो, चाइना, इन सब के अर्ली वार्निंग सिस्टम अलर्ट हो जाते हैं। अगले 5 से 15 मिनट में एक रेस स्टार्ट होती है टाइम के अगेंस्ट। दुनिया भर के लीडर्स के पास सिर्फ कुछ मिनट्स होते हैं डिसीजन लेने के लिए। इस सिचुएशन को कहते हैं लॉन्च ऑन वार्निंग, मतलब अटैक कंफर्म होने से पहले ही काउंटर अटैक लॉन्च कर देना। आखिरी 15 से 30 मिनट के अंदर मिसाइल स्पेस को क्रॉस कर चुकी है। अब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर कर रही है, यानी हर मिसाइल अपने टारगेट की तरफ बढ़ रही है। और लगभग 15 मिनट के बाद दुनिया के अलग अलग कोने पे मैसिव न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते हैं। इन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का सबसे पहला स्टेज आता है फायरबॉल। जहाँ जहाँ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा वहाँ क्रिएट होगा एक मैसिव फायरबॉल, और जो भी जिंदा या मुर्दा चीज इस फायरबॉल के अंदर होगी वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वेपोराइज हो जाएगी। वहाँ मौजूद लोगों को मरने तक का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर होगा मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस। जिसके बाद आएगी ब्लास्ट वेव। ब्लास्ट के तुरंत बाद क्रिएट होती है एक मैसिव शॉक वेव, जिससे बिल्डिंग्स लिटरली हवा में उड़ जाएंगी। कंक्रीट, स्टील, ग्लासेस, ये सब कुछ डस्ट बन जाएगा। एपिसेंटर के आसपास सर्वाइवल का कोई चांस नहीं, ऑलमोस्ट 0 चांसेस ऑफ सर्वाइवल। जिसके बाद आती है थर्मल रेडिएशन। ब्लास्ट के साथ ही एक इंटेंस फ्लैश क्रिएट होती है। टेम्परेचर सन के सरफेस से भी ज्यादा हो जाता है। तुम्हारी स्किन लिटरली बर्न हो जाती है, आईज परमानेंटली ब्लाइंड हो जाती है, और लोग सिर्फ सेकंड्स में शैडो बन जाते हैं। इसके बाद आते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब के 2 डेडलीस्ट फेज, रेडिएशन। ब्लास्ट के बाद आती है एक ऐसी मौत जो दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती है, यानी गामा रेस एंड न्यूट्रॉन रेडिएशन। जो लोग ब्लास्ट से बच जाते हैं वो रेडिएशन सिकनेस का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग, डीएनए डैमेज और लास्ट में एक स्लो एंड पेनफुल डेथ। लास्ट में आती है बॉम्ब से निकलने वाली EMPs, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, जिसकी वजह से सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो जाती है, पावर ग्रिड्स कोलैप्स हो जाती है, सैटेलाइट्स बुरी तरह से फेल हो जाती है, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, नेविगेशन सब कुछ ही सेकंड में ठप पड़ जाता है। मॉडर्न वर्ल्ड एक ही सेकंड में 200 साल पीछे चला जाता है। ये तो था इसका इनिशियल फेज। अब शुरू होता है मास लेवल डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर विंटर, जो कि सालों तक इंसानों और जानवरों को धीरे धीरे करके मारेगा। सिटीज और फॉरेस्ट के जलने की वजह से बिलियंस ऑफ टन शूट एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ये शूट सनलाइट को ब्लॉक कर देगा, वो भी सालों तक, जिसका रिजल्ट ये होता है कि ग्लोबल टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है। 12 महीने सिर्फ और सिर्फ बर्फ होगी, जिसकी वजह से फार्मिंग कोलैप्स हो जाएगी, फूड चेन बुरी तरह से ब्रेक हो जाएगा, क्रॉप्स और एग्रीकल्चर ग्रो नहीं करेंगे, ओशंस का इकोसिस्टम बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि लोग अब ब्लास्ट से नहीं बल्कि भूख से मरना शुरू करेंगे। रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स बारिश बनके नीचे गिरेंगे और अर्थ पर मौजूद सभी वाटर बॉडीज को पॉइजन कर देंगे। एक और इम्पोर्टेंट सवाल, इन सब के बीच इंडिया का क्या होगा? इंडिया डायरेक्ट टारगेट हो या ना हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट अनअवॉइडेबल है। रेडियो एक्टिव फॉलोअर्स विंड के साथ ट्रेवल करेंगे, जिसकी वजह से एशिया का मेजर पार्ट्स कंटेमिनेशन फेस करेगा, यानी कि इंडिया जैसा देश भी ग्लोबल क्राइसिस का पार्ट बन जाएगा। अब कुछ लोग सोचते हैं कि अगर इतने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स मिलकर एक साथ एक्सप्लोड करेंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी, बट रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए इतने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स, इवन दुनिया के सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी काफी नहीं है। इनफैक्ट जिस एस्ट्रॉइड ने डायनासोर्स और 75% स्पीशीज को एक्सटेंड कर दिया था, उस एस्ट्रॉइड से भी 10 बिलियन एटॉमिक बॉम्ब्स जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी, तब भी हमारी अर्थ सिंगल पीस में ही है। बट 5000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स, एक ऑटोमेटेड सिस्टम, एक चेन रिएक्शन ऑफ डिसीजंस, ये सब मिलकर ह्यूमन सिविलाइजेशन को एंड कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन स्पीशीज को नहीं। बट एज वी ऑल नो, लाइफ ऑलवेज फाइंड्स अ वे, और हम ह्यूमंस अपनी इंटेलिजेंस की मदद से खुद को उस एनवायरनमेंट में ढाल ही लेंगे। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कंप्लीट ह्यूमन एक्सटिंक्शन अनलाइकली है, बट सिविलाइजेशन एज वी नो इट खत्म हो जाएगी। जो बचेगा वो एक नई दुनिया होगी, जो आज की दुनिया से शायद हजारों साल पीछे जा चुकी होगी। लेस कनेक्टेड, लेस एडवांस, मोर ब्रूटल। Stay curious and all hail to the cosmos.